कल एक स्टूडेंट ने ना बड़ा स्पेसिफिकली वो सिग्माइडल कर्व और दूसरी कर्व का डिफरेंस पूछा था, तो अब उसको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। कि मायोग्लोबिन वाली में कोऑपरेटिविटी वगैरह नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि वो बाकी जो है वो मायोग्लोबिन वाली शो करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये बस फैक्टर्स हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का आपको पता है, सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ये भी बात आप लोगों को पता है। फिर पीएच का ये है कि हर एंजाइम की खास पीएच है, हर एंजाइम अपनी खास पीएच पे एक्ट करता है, ठीक है। ये देखें, पेप्सिन 2 की पीएच पे मैक्सिमम वर्क करता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, पेप्सिन 2 की पीएच पे ज्यादा काम करता है। किसका एंजाइम होता है बोला पेप्सिन को, किसको पता है? स्टमक का एंजाइम होता है, स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा होता है, ये टू टू पे ज्यादा काम होता है। ट्रिप्सिन वाला किसका होता है, किसी को पता है? पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है, ठीक है। इसकी सारी कहानी भी सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक अल्काइलिन फास्फाटेज होता है, वो तो बिल्कुल ही अल्काइलिन नाम ही उसका इसलिए अभी इसने अल्काइलिन पीएच पे काम करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि सारों की ऑप्टिमम पीएच जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर का बढ़ने से क्यों बढ़ता है। क्योंकि टेम्परेचर का बढ़ने से वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट हो, ठीक है। ये देखो, ये हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है ना, ये हम जो अभी पढ़ के आए हैं, टेम्परेचर का बढ़ने से क्या होगा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास उतनी एनर्जी हो कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हासिल करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। क्यों भला? ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचर, क्यों? प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। और डीनेचरेशन में याद रखें, कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। प्रोटीन्स प्रोटीन्स में पता क्या होता है, ये आपको मैं चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा कि एक होता है प्रोटीन्स में अमीनो एसिड मिलकर प्राइमरी बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जिससे करते करते एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर वगैरह होता है। तो डीनेचरेशन में कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटता, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाकी बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी है कि हमारी बॉडी के एंजाइम तो 40 तक ही काम कर सकते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर तक ही कार्य कर सकते हैं, यानी कि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना है। लेकिन ये है कि कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो 70 तक भी जो है ना वो अपना कर रहे होते हैं काम, ठीक है। ये तो बस एक जनरल इंफॉर्मेशन की बातें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक लाइन लिखी है जो कि आप लोगों को समझनी जरूरी है। वो क्या है कि इफेक्ट ऑफ पीएच क्या है। तो वो कहता है कि उसका नाम क्या है, पीएच के इफेक्ट होने से भी फर्क पड़ रहा होता है। क्यों भला? ठीक है ना, क्योंकि कैटालिसिस के लिए जरूरी है कि एंजाइम के पास भी और सबस्ट्रेट के पास भी अपने स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स हों, जो कि मतलब या आयोनाइज अनआयोनाइज किसी भी हालत में हमें चाहिए हो सकते हैं। मतलब एंजाइम का भी और सबस्ट्रेट का भी, दोनों के पास एक खास किस्म के आयोनाइज अनआयोनाइज ग्रुप्स हों। ये इस तरह से हो रहा होता है रिएक्शन। अगर आप पीएच को छोड़ो छेड़ोगे तो अब वो जो खास उस रिएक्शन के करने के लिए खास आयोनाइज या तो आयोनाइज फॉर्म में चाहिए या हमें अनआयोनाइज फॉर्म में चाहिए। लेकिन अगर पीएच छेड़ोगे तो वो खराब हो जाएगा उनका बैलेंस। क्या मतलब, एक मिसाल बस समझ लो, वो क्या है, सपोज आप, उसका नाम क्या है, अमाइनो ग्रुप ऑफ एंजाइम। कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है सपोज कि अमाइनो ग्रुप जो होता है ना एंजाइम का, पता है ना, ठीक है ना। एंजाइम में क्या है, एक्टिव साइट में क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किसी को याद है? दरमियान में कार्बन होती है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगी होती है, और उसके साथ एक तरफ क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, NH2 होता है। किसी को ये स्ट्रक्चर पता है ना? कोई इधर ऐसा ही ना बैठा हो जिसको वो ही ना पता हो। कार्बन है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन लगा होता है, ये क्या, साइड चेन। ये साइड चेन बेसिकली मेन चीज है जो कि सारी कैटालिसिस में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे माइनो ग्रुप NH2 लगा होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप COOH लगा होता है, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि बाकी तो देखो अमाइनो ग्रुप ने भी आगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में लगा होना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने भी पेप्टाइड बॉन्ड बनाया होना है। अब बात समझ आई कि सिर्फ साइड चेन की क्यों बात उसने की है? क्योंकि मेरे भाई अमाइनो ग्रुप भी तो परले वाले अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है। वो कौन सा वेल है, वो कौन सा वेल है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप वेल। एक तो सिर्फ हाइड्रोजन है, उसने क्या कर लेना है। मेन ये साइड चेन का मसला होता है। इस वजह से वो साइड चेन बेसिकली एक्टिव साइड के अंदर सारा कुछ कर रही होती है, साइड चेन, ठीक है। चलो जी, अब वहां पे यहाँ पे ये कहता है कि समझ लो आपको अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप चाहिए एंजाइम का प्रोटोनेटेड फॉर्म में, मतलब कि इस फॉर्म में हो उसका, मतलब उसने
एक H लिया हुआ हो प्रोटोनेटेड फॉर्म में। अब इसका मतलब है ये जो है ना, अब ये वाला एंजाइम जो होगा, इसको मुझे आमतौर पे उम्मीद है एसिडिक पीएच में काम करेगा, क्योंकि एसिडिक पीएच में क्या होगा, H पॉजिटिव होंगे ना, तो वो अमाइनो ग्रुप H को लेके NH3 बना लेगा, और ये NH3 जरूरी है एक्टिव साइट का वहां पर होना रिएक्शन के होने के लिए। अब अगर आप इस तरह के एंजाइम को अल्कैलिन पीएच में ले आओगे, उसका वो H रिलीज हो जाएगा, अल्कैलिन पीएच में H पॉजिटिव की कमी है, तो ये हो जाएगा डीप्रोटोनेट, ये NH2 बन जाएगा, उससे ये है कि फिर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि इस तरह से पीएच जो है ना वो छेड़ाछाड़ी कर रहा होता है। ठीक है, वो किसी को प्रोटोनेट कर देगा, किसी को डीप्रोटोनेट कर देगा, हालांकि एक खास तरतीब होती है। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है ना, तो एक्सट्रीम पीएच से ये होता है एंजाइम डी नेचर हो जाता है। ठीक है, चलो जी, ये बातें भी हो गई। अच्छा जी, अब जरा ना थोड़ी सी ये भी देख लो, ये हमारे लिपिन कॉर्ट ने ना बड़ा, लिपिन कॉर्ट शुगल भी लगाती है, देख लो पहली दफा ये पढ़ते हुए लिपिन कॉर्ट पे ठीक है ना, किस तरह वाला शुगर, ये बच्चा है, जिद्दी किस्म का बच्चा है, कहता है मैंने कपड़े नहीं चेंज करने। ठीक है, उसका नाम ये है सबस्ट्रेट, ये देखो सबस्ट्रेट। फिर क्या है कि वो पेरेंट आ गया, पेरेंट ने आगे क्या किया, पेरेंट ने आगे कहा मैंने तुम्हारे कपड़े उतारने ही उतारने हैं, कपड़े चेंज करो। ठीक है, तो ये आप ये क्या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये देख रहे हो। ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अच्छा, अब ये देखो, ये उसने उतने उसके कपड़े खींच लिए हैं। ठीक है, ये अब ट्रांजिशन स्टेट है कि अब ये फौरी तौर पर देखो ना, कपड़ों की एक ऐसी ओरिएंटेशन बन गई है कि अब वो कपड़ा आराम से बस उतर जाएगा, आराम से उतर जाएगा। इस स्टेट को जिसमें कपड़ा अब बस इसने सारा निजाम बना लिया है। ठीक, अब बस प्रोडक्ट ने फौरी तौर पर इसमें कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, वो स्टेट जिसमें अब जो है ना बस अब उसने टूट जाना है। क्यों, क्या इतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उसने एनर्जी लगा के अब उस स्टेट तक आ गया है कि अब वो फौरी तौर पर इतनी एनर्जी की सूरत में, पता है ना, अनस्टेबल हो गया हुआ, बिल्कुल अनस्टेबल हो गया हुआ बिल्कुल, अब बस उसने टूट जाना है। यहाँ पे क्या शो किया हुआ है कि अब इतनी ओरिएंटेशन उसने बना ली है कि अब बस उसने कपड़ा खींच लेना है। तो ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, समझ लगी, कि सारी एनर्जी लग रही होती है इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने में। ठीक है, बाकी तो एंड पे बस थोड़ा सा उसने ऐसे ही करना है, तो कपड़ा खींची जाना है। ये देखो, ये हमारा प्रोडक्ट है ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, बाकी ठीक है ना। बाकी यहाँ पे उसने एक बात की है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से भी कम होती है। ये लाइन उसने यहाँ पे लिखी हुई है, और आप लोगों ने सिर्फ वही यहाँ से सिर्फ यही लाइन ही करनी है। ठीक है, बाकी ये नहीं पढ़ना आप लोगों ने। बाकी ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो ये तो मैं आप लोगों को हार्पर से अभी कराता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलाईजेशन, ठीक है, तो बार यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि जो एक्टिव साइट है ना, वो बड़ी मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स मशीन है जो बहुत से मैकेनिज्म्स को ला रही होती है। ठीक है ना, एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। ठीक है, मतलब, ठीक है ना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबलाइजेशन वाली बात मैं आगे जाके करता हूँ आप लोगों से। अच्छा, यहाँ से एक लाइन देखिए, बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम ग्रेटली इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट एट इंटरमीडिएट। ये देखो, एक बात सिर्फ यहीं पे देखते जाओ बस, उसके बाद फिर मैं आपको हार्पर पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखो, बाकी ये जो है ना, ये आपको वो जैसे मैं हार्पर पे आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बेसिकली यहाँ से नहीं करना, वो वहां से करना है। लेकिन ये है कि आप बेसिक एक रीड यहाँ से भी कर लेना, ये तो बिल्कुल नहीं ना पढ़ना। यहाँ से बस ये एक लाइन ही पढ़नी है कि वो एंजाइम क्या करता है, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है। ये लाइन वहां पे भी आएगी, लेकिन वैसे बता रहा हूँ यहाँ पे कि वो क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, जिससे ये है, ये देखो, ये उसने यही नहीं किया कि देखो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज किया है, उसकी एनर्जी को कम करने को क्या कहते हैं, एनर्जी को कम करने को कहते हैं कि इसने स्टेबलाइज किया है। ठीक है, उसको स्टेबलाइज, उसकी एनर्जी कम की है उसने। बस जनाब, आखिरी टॉपिक रह गए, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी है। बस हमारा एक ही टॉपिक छोटू सा रह गया बस। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने याद रखो कि यहाँ से टेबल करना है जो मैंने सेंड किया था, इसी टेबल से आप लोगों के एमसीक्यू आना है, आप लोग का प्रॉफ का इवन यूक्यू भी इसमें से आ सकता है, हमारा तो इसी में से आया था कि वो कैसे कह देता है कि क्रेटिन काइनेज, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम बढ़ता है। ठीक है, मतलब ये कि जो बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं लिया था उन्होंने टेबल याद करना है। टॉपिक क्या है वो फिर अब उन लोगों को नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में यही पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने ये लाइन भी याद कर लेनी है
कि HIV प्रोटीएज जो है ना वो कौन सी कैटालिसिस करता है, बस ये वाली लाइन। ठीक है, ये मैं पहले एक बार बता रहा हूँ कि आप लोगों ने याद क्या क्या करना है। यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल है जो कि आप लोगों को बचपन से पता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये नहीं कराना, आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को कराना है, ये है आप लोगों का यूक्यू। ठीक है, कि 4 मैकेनिज्म है, एंजाइम जो कैटालिसिस करा रहा होता है ना, वो इन 4 मैकेनिज्म से करा रहा होता है, बाय प्रॉक्सिमिटी, बाय एसिड बेस, बाय स्ट्रेन और बाय कोवलेंट कैटालिसिस। इन 4 मैकेनिज्म के जरिए से एंजाइम जो कैटालिसिस करा रहा होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करने हैं बस, इसके अलावा आप लोगों ने और कुछ भी नहीं यहाँ से पढ़ना। ठीक है, और ये आप लोगों का मेन बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब यूक्यू है। ठीक है, जितने मैंने 4-5 यूक्यू बताए हैं, इन 5 के अलावा नहीं आ सकता। चलो जी, अब जरा इसको सुनो 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 सुनो, इन चारों में क्या हो क्या रहा है। बाय प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? बाय प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि पहले सबसे पहले सबस्ट्रेट बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस पर आएगा। ठीक है, वैसे भी जब हमने बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में कि अगर बॉन्ड बनना है तो सबसे पहले तो बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस में आए। ठीक है, तो कहता है कि मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट करने के लिए जरूरी है कि बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस में आए। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि उसका नाम क्या है, जितनी कंसंट्रेशन हाई होती है उतना ही वो, जब वो बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस में आएंगे, उसके बाद फिर ये है कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से क्या होगा, ठीक है, उतना ही रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। पता है ना, हमने कोलिजन से हमने पढ़ा था, कोलिजन देखो ना, सबसे वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी रिएक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, फिर वो ये कहता है कि उसका नाम क्या है, जैसे ही वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पर बाइंड करता है तो एक लोकल हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उधर एक क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, मतलब प्रॉक्सिमिटी देखो ना, कैल्शियम बाय प्रॉक्सिमिटी क्या मतलब है कि एंजाइम के पास आ गया सबस्ट्रेट, फिर वो उसने एक एक्टिव साइड पे आ गया, एक्टिव साइड पर आके जो सारे सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस पे आ गए हैं। ठीक है, आपस में एक बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस पर आ गए हैं। ठीक है, अब वो आपस में क्या कर रहे हैं, अब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, ओहो, अब मैं क्या करूं। ठीक है ना, ये तो अभी सारी आने शुरू हो जानी है, या फिर आज के लिए बस कर लें ये टॉपिक, फिर मैं आप लोगों को वॉइस नोट पे या फिर एक छोटी सी वीडियो बना के सेंड कर लूं, क्योंकि लेक्चर तो हो गया हमारा। चलें ठीक है, चलें चलें जी, लेक्चर बस